लेट्स माइक हिस्ट्री को जानो। भारत के नक्शे में अगर आप बंगाल की तरफ देखें तो एक छोटा सा डॉट नजर आएगा, मुर्शिदाबाद। आज ये शहर चाहे कितना भी छोटा क्यों ना दिखे, लेकिन कभी इसी शहर से पूरे भारत की राजनीति चलती थी। कभी ये शहर बंगाल का स्वर्ग कहा जाता था। इतना अमीर, इतना रॉयल और इतना इंपैक्टफुल कि जब अंग्रेज पहली बार भारत आए तो कोलकाता नहीं, मुर्शिदाबाद को देखकर ही वो उसके दीवाने हो गए। यहाँ की सड़कों का कंपैरिजन लंदन से होता था, हवाओं में नवाबी ठाठ था और सत्ता का हर फैसला यहीं से होता था। लेकिन आज उसी मुर्शिदाबाद की गिनती बंगाल के पिछड़े इलाकों में होती है। अगर ये शहर अंग्रेजों के कब्जे में ना आता तो शायद अंग्रेज भारत पर इतनी जल्दी कब्जा नहीं कर पाते। सबसे बड़ी बात है कि आज जो मुर्शिदाबाद मुस्लिम बहुल इलाका माना जाता है, उसे नवाबों की धरती बनाने का काम किया था एक ब्राह्मण ने। इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे उस शहर की गलियों में जहां हर पत्थर एक कहानी कहता है, जहां से भारत के सुनहरे दौर की शुरुआत भी हुई और गुलामी की पहली दस्तक भी यहीं सुनाई दी। तो जुड़े रहिएगा अंत तक, क्योंकि जब तक अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। दोस्तों, मुर्शिदाबाद अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग सा शहर है, क्योंकि यहाँ आपको हर धर्म की संस्कृति देखने को मिल जाएगी। अजीमगंज और जियागंज में आज भी यहाँ 14 जैन मंदिर हैं। कई टेराकोटा मंदिर आज भी अपनी शिल्प कला से समय की मार को चुनौती देते हैं। मुर्शिदाबाद का हजार दुआरी महल बहुत फेमस है। इसे बनाने में 12 साल लगे थे। जैसा इसका नाम है वैसे इसकी सूरत। खास ये है कि इसमें 1000 दरवाजे हैं, जिनमें से 100 दरवाजे नकली हैं ताकि दुश्मनों को चकमा दिया जा सके। इस महल में कभी अंग्रेज अधिकारी रहा करते थे। आज यहाँ अंदर एक म्यूजियम है जिसमें कई चीज़ों को संजो कर रखा गया है। इसके अलावा कासिम बाजार का काठगोला महल और राजबाड़ी, आर्मेनियाई चर्च और डच कब्रिस्तान यहाँ कभी यूरोपियंस के होने की भी याद दिलाते हैं। लेकिन अब जरा और पीछे चलते हैं इस शहर के इतिहास में। इस शहर का इतिहास काफ़ी दिलचस्प है। बांग्लादेश से मुश्किल से 40 से 50 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद मुर्शिदाबाद प्राचीन काल में कर्ण सुवर्णा के नाम से जाना जाता था। माना जाता है कि महाभारत के कर्ण के नाम पर इस शहर का नाम कर्ण सुवर्णा पड़ा था। इस नाम का उल्लेख चीनी यात्री वेन सांग के यात्रा वृत्तांतों में भी मिलता है। यहाँ इसे एक महत्वपूर्ण बौद्ध शिक्षा केंद्र रक्त मृत्तिका विहार के पास बताया गया है। खैर, कर्ण सुवर्णा एक वक्त बंगाल के गौड़ राजवंश की राजधानी थी। ये वो दौर था जब उत्तर भारत में वर्धन वंश का उभार हो रहा था। उस वक्त गौड़ राजवंश के राजा शशांक रूल कर रहे थे बंगाल में। उन्हें बंगाल का पहला स्वतंत्र राजा माना जाता है। वो कट्टर शैव धर्म के अनुयायी थे और बौद्ध धर्म के विरोधी माने जाते थे। तो हुआ यह कि राजा शशांक ने 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के बहनोई और कन्नौज के राजा ग्रहवर्मा की हत्या कर दी। इस घटना से गुस्सा होकर हर्षवर्धन ने शशांक के खिलाफ युद्ध किया। शशांक क्योंकि शैव धर्म के अनुयायी थे और उन्होंने बौद्ध धर्म के कई प्रतीकों को नष्ट किया था, जिससे हर्षवर्धन, जो उस समय बौद्ध धर्म के महान संरक्षक माने जाते थे, वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए। ये दुश्मनी केवल व्यक्तिगत या पर्सनल नहीं थी, बल्कि पॉलिटिकल और धार्मिक टकराव का भी प्रतीक थी। शशांक की मृत्यु के बाद हर्षवर्धन ने गौड़ राज्य पर कब्जा कर दिया। इसके बाद यहाँ बड़े पैमाने पर बौद्ध धर्म का भी प्रसार हुआ। लेकिन जब हर्षवर्धन की मृत्यु हुई तो बंगाल में कुछ वक्त के लिए अस्थिरता भी आई। इस अस्थिरता को बाद में पाल वंश ने फिर से संभाला। पाल राजा भी बौद्ध थे, इसीलिए मुर्शिदाबाद में उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भी किया। उनके काल में यहाँ मठ और स्तूप बनवाए गए, लेकिन आगे चलकर ये सब कुछ खंडहर हो गया। इसके बाद दोस्तों लंबे समय तक ये शहर गुमनामी में रहा, लेकिन आगे चलकर सल्तनत काल के बाद मुगल काल में इस जगह को नई पहचान मिली। अकबर के काल में बंगाल मुगलों के अधीन आया। तब इस शहर को संभवतः मकसूदाबाद के नाम से जाना जाता था। यह शहर बंगाल के किनारे था और यहाँ से व्यापार भी होता था। हालांकि इस टाइम पर मुर्शिदाबाद की इंपॉर्टेंस उतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन बंगाल अपने आप में एक सूबे के तौर पर बहुत तरक्की कर चुका था और यहाँ से मुगलों को अच्छी खासी कमाई होती थी। इसी दौर में शहर की किस्मत पलटने की कहानी शुरू होती है 17वीं सदी के आखिरी सालों में। साल 1697 में अजीमुशान बंगाल के सूबेदार थे। ये औरंगजेब के पोते थे। तब ढाका बंगाल की राजधानी हुआ करती थी। आज ढाका बांग्लादेश की राजधानी के तौर पर मशहूर है। अब औरंगजेब के पोते अजीम के अंदर सूबा संभालने की काबिलियत नहीं थी। बंगाल जैसा इलाका एक अच्छे डिप्लोमेट के अंदर ही काबू में रखा जा सकता था, लेकिन अजीम अभी इस काबिल नहीं बन पाए थे।
यही वजह है कि अपनी लाइफ के आखिरी दिनों में औरंगजेब ने अजीम की मदद के लिए मोहम्मद हादी को दीवान बनाया और उसे बंगाल भेजा। मोहम्मद हादी असल में कभी ब्राह्मण हुआ करते थे। कहते हैं कि मुगल दरबार के एक धर्मगुरु हाजी साफी ने सूर्य नारायण मिश्रा नाम के एक 10 साल के लड़के को गोद लिया था। ये लड़का बहुत तेज बुद्धि का था। फिर इस लड़के को गोद लेकर हाजी साफी ने इसका धर्म परिवर्तन कर दिया और इसे इस्लामिक रीति रिवाज से पाला पोसा। इसी लड़के का नाम रखा गया हादी मोहम्मद। हाजी साफी के साथ से ये लड़का पर्शिया चला गया, मगर हाजी साफी की मौत के बाद वो वापस लौटा और विदर्भ के दीवान के यहाँ काम करने लगा। विदर्भ जैसे एक सूखे इलाके में उसने इतना लगान वसूल कर औरंगजेब को दिया कि औरंगजेब ने उसे मुगल शासक के सबसे समृद्ध सूबे बंगाल का दीवान बना दिया। मोहम्मद हादी टैक्स कलेक्शन के काम में माहिर थे। बंगाल पहुंचते ही उन्होंने ये साबित भी किया। उस दौर में हर साल बंगाल से 1 करोड़ रुपए का रेवेन्यू दिल्ली जा रहा था। ये उस समय के हिसाब से बहुत बड़ी रकम थी। तमाम विरोधों के बाद भी औरंगजेब के खजाने को हादी मोहम्मद ने भर दिया था। यही वजह है कि 1702 में औरंगजेब ने उनकी कैपेबिलिटीज को देखते हुए उन्हें मुर्शिद कुली खान की उपाधि दी थी। ये उपाधि उनके प्रशासनिक कौशल और साम्राज्य के प्रति निष्ठा को दर्शाती थी। मुर्शिद का अर्थ है मार्गदर्शक या फिर लीडर, जो उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव और मोरल लीडरशिप की क्वालिटी को दिखाता है। वही कुली जो है वो एक तुर्की शब्द है जिसका अर्थ दास या नौकर हो सकता है, लेकिन मुगलों के कॉन्टेक्स्ट में ये अक्सर जो बहुत बड़े बड़े पद वाले लोग होते थे उनके लिए इस्तेमाल होता था। खैर, मुर्शिद कुली खान की इस तरक्की से अजीमुश शान को बहुत बुरा लगा। गवर्नर वो थे और तारीफें, पदवी और सम्मान मुर्शिद कुली खान को मिल रही थी। रेवेन्यू सिस्टम भी उनके हाथ से निकलता जा रहा था। इससे गुस्सा होकर अजीम ने मोहम्मद हादी पर हमला तक करवा दिया। जब ये सब हुआ तो मुर्शिद ने समझदारी दिखाई और दादा पोते के बीच से उन्होंने हट जाना सही समझा। मुर्शिद ने फिर तुरंत ढाका को छोड़ दिया और वो चले आए मकसूदाबाद। मकसूदाबाद गंगा किनारे था और कनेक्टिविटी के हिसाब से काफ़ी बढ़िया शहर था। अब कुली खान काबिल तो थे ही, उन्होंने मकसूदाबाद में अपनी दीवानी जमाई। उनके पीछे पीछे कई बैंकर्स और बड़े बड़े ट्रेडर्स ने भी मकसूदाबाद को अपना नया अड्डा बना लिया। इन लोगों में जगत सेठ और मणिकचंद जैसे बड़े बड़े बैंकर्स शामिल थे। ये वो बैंकर्स थे जिनसे मुगल और अंग्रेज कर्ज तक लिया करते थे। उधर औरंगजेब को जब पता चला कि उनके बेहद काबिल अफसर को उनके ही पोते ने मारने की कोशिश की है, तो उन्होंने अजीम को लगभग धमकाते हुए कहा कि अगर मुर्शिद कुली खान को कुछ भी हुआ तो अंजाम बहुत बुरा होगा। फिर सज़ा के तौर पर अजीम को बंगाल से निकालकर बिहार कर दिया गया। इधर मुर्शिद कुली खान ने औरंगजेब की इजाज़त से मकसूदाबाद का नाम बदलकर अपने नाम पर मुर्शिदाबाद रख लिया। तो कुछ इस तरह से दोस्तों मुर्शिदाबाद का नाम पड़ गया। हालांकि औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुर्शिद कुली खान की पकड़ बंगाल पर कमज़ोर होने लगी थी, क्योंकि उनकी मृत्यु के बाद औरंगजेब के बेटों में झड़प होने लगी। इस झड़प से मुगल कमज़ोर पड़ने लगे। जब मुगलों की पकड़ ढीली पड़ने लगी तो इसी बीच नए बादशाह बहादुर शाह प्रथम ने मुर्शिद का ट्रांसफ़र दक्कन कर दिया। अब इंटरेस्टिंग बात बताऊं आपको। इंटरेस्टिंग बात यह है कि बहादुर शाह प्रथम असल में अजीमुश शान के पिता थे। औरंगजेब ने कभी भी बहादुर शाह को पसंद नहीं किया था। जीवन भर उन्होंने अपने बेटे को कोसा था, लेकिन औरंगजेब की मृत्यु के बाद बहादुर शाह ने अपने बेटे को आगे किया और मुर्शिद को दक्कन भेज दिया। मगर अजीम के लिए दीवानी संभालना अभी भी बहुत मुश्किल था। जाहिर है कि बंगाल का राजस्व फिर से कम पड़ने लगा, इसलिए 1710 में उन्हें डिप्टी सूबेदार बनाकर बंगाल वापस बुलाया गया। फिर 1717 में तख्त पर आते हैं फर्रुखसियार। उन्होंने मुर्शिद कुली खान को मुर्शिदाबाद का नवाब बना दिया। अब वो वक्त चल रहा था जब बंगाल में नवाबी शासन तो मजबूत हो रहा था, लेकिन दिल्ली की गद्दी बेहद कमजोर बादशाहों के पास जाती जा रही थी। बंगाल के पास स्वतंत्र होने के सारे पैरामीटर थे। मसलन बंगाल के पास अच्छी उपजाऊ जमीन थी, अच्छा खासा लैंड एरिया था, पोर्ट से कनेक्टिविटी थी, और दूसरी बात बंगाल को बहुत ज़्यादा रेवेन्यू मिलता था। एक तरह से बंगाल को अब दिल्ली की ज़रूरत थी नहीं। यही वजह है कि मुर्शिद कुली खान ने खुद को आज़ाद घोषित कर दिया और वो बंगाल के पहले स्वतंत्र नवाब बने। फिर इसी कड़ी में आगे और कई नवाब हुए। हालांकि ये नवाब दिल्ली को राजस्व तो भेजते थे, लेकिन कई फैसले लेने के लिए आज़ाद थे। मुर्शिद कुली खान ने मुर्शिदाबाद को बंगाल की राजधानी बनाया। उनके काल में बंगाल देश का सबसे समृद्ध प्रांत था और मुर्शिदाबाद इसका सबसे प्रसिद्ध शहर था। मुर्शिद कुली खान के बाद बंगाल में कई नवाब हुए जिन्होंने मुर्शिदाबाद से बंगाल की सत्ता को संभाला। इसी लिस्ट में नाम आता है नवाब सिराजुद्दौला का, जिन्हें माना जाता है कि वो बंगाल के आखिरी आज़ाद नवाब थे। आखिरी इसलिए क्योंकि उनके बाद बंगाल पर जो भी नवाब बैठा वो अंग्रेज़ों की कठपुतली था।
कुल मिलाकर अंग्रेजों ने सिराज के बाद पर्दे के पीछे से बंगाल को चलाना शुरू कर दिया था। बंगाल में दुनिया भर से डच, पुर्तगीज, फ्रेंच, ब्रिटिश, आर्मेनियन व्यापारियों की भीड़ थी। इसी मुर्शिदाबाद में एक इलाका था कासिम बाजार। यह इलाका कभी सिल्क और कॉटन का हब कहलाता था। साथ ही यहाँ कई बड़े बड़े व्यापारी रहते थे। इस इलाके का ट्रेड अंग्रेजों के कब्जे में था। हालांकि वो बंगाल नवाब को टैक्स तो देते थे, लेकिन वो कासिम बाजार को पूरी तरह से अपने कब्जे में चाहते थे। यही वजह है कि नवाब सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों की चाल को समझा और उन्हें घुटनों पर लाने की कोशिश की। लेकिन अंग्रेजों ने सिराज के खिलाफ जंग छेड़ दी। इसी जंग को 1757 की प्लासी की जंग कहा जाता है। इस जंग को इतिहास के सबसे बड़े धोखे की जंग के तौर पर याद किया जाता है। इस लड़ाई में नवाब सिराजुद्दौला के करीबी मीर जाफर ने नवाब बनने के लालच में और आपसी दुश्मनी में ऐन मौके पर अंग्रेजों से हाथ मिला लिया। यही नहीं, बंगाल के बड़े बड़े बैंकर जगत सेठ और माणिक चंद ने भी नवाबों के खिलाफ अंग्रेजों को मदद दी थी। रिजल्ट ये हुआ कि आखिरकार नवाब ये जंग हार गए। हारने के बाद सिराज को ढूंढ कर पकड़ा गया और उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। मुर्शिदाबाद के लालबाग एरिया में मीर जाफर की हवेली है। यहीं पर नवाब को फांसी पर लटकाया गया था। फिर पूरे मुर्शिदाबाद में उनकी लाश को हाथी पर चढ़ाकर परेड कराई गई थी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि नवाब सिराजुद्दौला शायद बच जाते, लेकिन सत्ता के लालच में अंधे मीर जाफर ने उन्हें पकड़वाया और फिर ये दर्दनाक मौत दिलवाई। आगे जाकर इतिहास ने मीर जाफर से कुछ ऐसा बदला लिया कि आज मीर जाफर की ये हवेली नमक हराम देवढ़ी के नाम से जानी जाती है। इस जंग के बाद जब ब्रिटिश गवर्नर जनरल रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का दौरा किया तो उन्होंने इस शहर की खूब तारीफ की। उन्होंने लिखा, मुर्शिदाबाद शहर लंदन की तरह ही बड़ा, ज़्यादा आबादी वाला और समृद्ध शहर है। अंतर सिर्फ इतना है कि मुर्शिदाबाद में ऐसे लोग हैं जिनके पास पूरे लोम्बार्ड स्ट्रीट की टोटल प्रॉपर्टी से भी अधिक पैसा है। लोम्बार्ड स्ट्रीट दोस्तों कभी लंदन का बहुत बड़ा बैंकिंग हब था। फिर नवाब सिराज के बाद ये शहर कठपुतली नवाबों की धरती बनकर रह गया। धीरे धीरे अंग्रेजों ने पूरी तरह से बंगाल को हड़प लिया और बंगाल की राजधानी को भी मुर्शिदाबाद से कलकत्ता शिफ्ट कर दिया। फिर मुर्शिदाबाद नवाबों की कब्रगाह बनकर रह गया। अंग्रेजों के काल में मुर्शिदाबाद की हालत कमज़ोर हो गई। कभी देश का बैंकिंग हब रहा ये शहर बस कुछ कारखानों तक ही सीमित रह गया। कहते हैं कि अगर ये शहर अंग्रेज़ों के कब्जे में ना आता तो शायद अंग्रेज़ देश पर इतनी जल्दी कब्जा नहीं कर पाते, क्योंकि मुर्शिदाबाद की समृद्ध विरासत ने अंग्रेज़ों के बड़े पैमाने पर संसाधन दिए। इसी संसाधन की मदद से उन्होंने भारत भर में लड़ाई लड़ी। आज़ादी के बाद जब देश का बंटवारा होना था तब माना गया कि शायद मुर्शिदाबाद को पूर्वी पाकिस्तान या आज के बांग्लादेश को दे दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम आबादी ज़्यादा थी। हालांकि ऐसा हुआ नहीं और बंगाल का ये प्रसिद्ध शहर और उसकी विरासत भारत के हिस्से में आ गई। दोस्तों, मुर्शिदाबाद शहर को आकार देने वाले और बंगाल के पहले नवाब मुर्शिद कुली खान का मकबरा इसी शहर के कटरा मस्जिद शान में है, जिसे खुद पहले नवाब मुर्शिद कुली खान ने बनवाया था। 1897 के भूकंप में मस्जिद को नुकसान पहुंचा, जिसके बाद केवल 2 मीनारें ही आज बची हुई हैं। इसकी देखभाल अब ASI के जिम्मे है। मस्जिद के ऊपरी फ्लोर पर जाने वाली सीढ़ियों के नीचे ही मुर्शिद कुली खान बरसों से आराम फरमा रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी मुर्शिदाबाद की, जिसमें बहुत सारे कल्चर्स आपस में आए और मिले, जिसके बाद इस शहर को एक टाइम पर बंगाल का हब बनाया गया। आपको ये कहानी कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स स्माइल मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।